हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। देखो बच्चों, आज हमारा जो वीडियो है वो है प्रश्नावली 1A। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1A में 1 से लेके 8 तक सवाल हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ है आपका सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11। देखने में काफ़ी बड़े सवाल लग रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बार की तरह आज भी ये सवाल बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 9। देखो, प्रश्न नंबर 9 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कह रहे हैं कि ऐसे जांच कीजिए कि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए जो संख्या 6 की पावर n है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो बेटा पहले तो आप ये जानो कि वो संख्याएं कौन सी होती हैं जो 0 पर समाप्त हों। तो इसका जवाब आप सबको पता है। अरे आप सब इंटेलिजेंट हो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी बात करो, अपने आप को कम मत समझा करो, बहुत इंटेलिजेंट हो। कैसे? ऐसी संख्या बताओ जो 0 पर समाप्त हो या जिसके अंत में 0 आए। देखा, 10, 20, 30, 40, 100, जितनी भी संख्याएं हैं सबके एंड में 0 है। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, ये 0 जब आता है तो जब उसके हम गुणनखंड करेंगे उस संख्या के, देखो 10 के हमने करे तो क्या आया, 2 पंजे 10, मतलब ये एक 0 2 और 5 के मिलने से बनता है। जैसे हम 20 के करें बेटा, तो 20 के क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। देखो इसमें भी आ गया 2 गुणा 5। 30 के करें तो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो बेटा देखो 2 और 5 इसमें भी आ गया। 40 के करें हम तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, देखो इसमें भी 2 5 आ गए। और 100 के अगर आप करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। देखो बेटा इसमें देखो 2 5 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 5 है, इसमें 2 बार है, इसीलिए यहाँ पर 2 0 बड़ी। तो कहने का मतलब क्या था बेटा? कहने का मतलब है एक 0 बनाने के लिए जो एंड में 0 आता है आपको 2 और 5 चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कि 6 की घात n में n की जगह हम कोई भी संख्या रखें तो क्या कुछ ऐसा मान आ सकता है जिसके लास्ट में 0 आ जाए। तो चेक करते हैं बच्चों, आएगा या नहीं आएगा। ये था, तो ध्यान रखना बेटा 0 कब बनेगा, जब 2 और 5 दोनों होना चाहिए किसी भी संख्या में। तो देखते हैं हमारे पास क्या संख्या दी गई है, उसे हल करते हैं बेटा। तो सवाल नंबर 9 हम हल करते हैं। हमारे पास जो संख्या दी गई है वो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 6 की पावर n। 6 की पावर n एक संख्या है। तो पहले इस संख्या को हम तोड़ के देखते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। जैसे भी 10 के किए थे 2 गुणा 5, जैसे भी 10 के किए थे बेटा 2 गुणा 5, तो ये 10 के अभाज्य गुणनखंड ही तो थे। जैसे 20 के किए थे, 20 के क्या किए थे, 2 गुणा 2 गुणा 5, तो इसमें भी बेटा 2 और 5 आए थे। तो जिन संख्याओं में जिनके गुणनखंड करने पर 2 और 5 मिलते हैं तो ये पक्का हो जाता है कि इसके एंड में 0 अवश्य आएगा। तो पहले हम इसमें चेक करेंगे कि 6 की पावर n में आएगा नहीं आएगा। तो बेटा पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, देखो बेटा भाई 6 के तो सबको बताओगे कितने होते हैं, बताओ। ठीक, 2 गुणा 3। बेटा 6 के होंगे 2 गुणा 3, देखो 2 तिया 6। और ये n जो है बेटा देखो 6 के हमने कर दिए 2 गुणा 3, और ये n है मेरे प्यारे बच्चों, ये n ऊपर लिख दिया। अब हमें ये बताओ इस 6 को हमने 2 गुणा जो 3 लिखा है, क्या इसमें 5 आ रहा है क्या? जैसे 10 में 0 आ रहा था
तो उसमें 2 गुणा 5 आए थे, तो उसमें 2 और 5 दोनों आए थे। किसी भी संख्या में लास्ट में 0 लाने के लिए उसमें 2 और 5 आना चाहिए। तो बेटा इसमें 2 तो आ रहे हैं, क्या 5 है? आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि नहीं है, इसमें केवल बेटा 2 है, 5 नहीं है। और जब इसमें 5 नहीं है तो इसमें 0 नहीं आ सकता। अब बताओ, इसकी पावर आप कुछ भी कर दें, n की जगह आप 1 2 3 4 कुछ भी रखें, इसमें कभी भी ऐसी संख्या नहीं आएगी जिसमें 0 आए। हाँ, यदि ये 2 थे, यहाँ पर 5 होता तो 0 आ जाता। तो एक 0 बनाने के लिए हमें चाहिए 2 और 5। अब इसमें 5 नहीं है तो इसमें कभी भी किसी भी n का कोई भी मान रखने पर इस संख्या में कभी भी 0 नहीं आएगा। यह कभी भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम लिखेंगे क्या बेटा? अतः यहां से देखो, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बेटा इस क्या की जगह पर तो लगाएंगे हम अतः, फिर लिखेंगे किसी भी प्राकृतिक, यहां भी लगा देंगे, अतः किसी भी, इसका आंसर क्या होगा बेटा? अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, बेटा यहां से उतारेंगे, n के लिए कॉमा लगाएं, संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। बस बेटा यही हमारा आंसर हो गया। सवाल कठिन नहीं था, ये कह रहे थे 6 की घात n की जगह, 6 की घात n जो संख्या है n की जगह पर हम कुछ भी लिखें। जैसे बेटा n, जैसे 6 की पावर n था, इस n की जगह पर अगर हम 1 लिख दें तो इसका मान कितना आएगा? 6 आएगा। अगर 6 की पावर 2 लिख दें तो बेटा इसका मतलब है 6 गुणा 6, इस 6 की पावर 2 का मतलब 6 को 2 बार लिखो, 6 गुणा 6, तो इसकी गुणा करके आएगा 6 छंग 36। तो क्या एंड में 0 आया? बिल्कुल नहीं आया बेटा, 6 आया। तो यही कह रहे हैं कि 6 की घात n जो है, हम अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। n का अगर कोई भी मान रखें तो क्या उस सवाल का आंसर 0 आ सकता है, लास्ट में संख्या में 0 आ सकता है। तो बेटा 0 मैंने आपको बताया, 0 तभी बन सकता है जब उस संख्या के हम फैक्टर करें और उसमें 2 और 5 दोनों संख्याएं आ रही हैं, तब तो वही 0 बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। और हमारे पास जो संख्या है वो है 6 की घात n, और 6 की घात n के जो हमने अभाज्य गुणनखंड करे, तो बेटा जो 6 है उसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, यानी कि 2 तियां 6 होते हैं, n ऐसे रखा। और इनके गुणनखंड में हमने देखा कि 2 तो आ रहा है, लेकिन बेटा 5 नहीं आ रहा है, और 0 के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए। फिर हमने देखा 5 नहीं आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ सकता। फिर लिख दिया अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यहां से लिखा बेटा, बस क्या की जगह आपको अतः करना है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही हमारा आंसर हो गया बेटा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नोट करिए जल्दी से, फिर सवाल नंबर 10 हल करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 भी बेटा बहुत ही इजी है, कोई भी सवाल मैथ में कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है बेटा। देखो सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये तो ये भी मान रहे हैं बेटा कि ये भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन भाज्य संख्याएं हैं क्यों, ये देखना है हमें, ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों। तो देखो बेटा
सबसे पहले हम जानेंगे कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। भाज्य संख्याएं होती क्या है? तो बेटा भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, जो 2 या 2 से के अधिक पहाड़े में आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं के पहाड़े में आ जाए, वो भाज्य संख्याएं। जैसे मैंने यहां पर कहा बेटा 10 है, तो पहले एक बात बताओ, 10 1 के पहाड़े में भी आता है, 10 2 के पहाड़े में भी आता है, 10 5 के पहाड़े में भी आता है, और 10 10 के पहाड़े में भी आता है। तो देखो कितनी संख्याओं से ये कट रही है, विभाजित है, 1 2 3 4, तो ये 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो गई। जो संख्याएं बेटा केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो वो होती है अभाज्य। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभाज्य के लिए जैसे हम 5 कहें, ये 5 भाज्य अभाज्य, तो बेटा 5 किस किस के पहाड़े से कट सकती है? एक तो 1 के पहाड़े से, और एक बेटा कट सकती है 5 के पहाड़े से। 1 के पहाड़े में 5 आएगी और 5 के पहाड़े में 5। तो जो केवल 2 संख्याओं से कट सके वो होती है अभाज्य। कौन सी होती है बेटा? अभाज्य, वो होती है अभाज्य। और जो 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं से कट जाए, जो संख्याएं 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं से कट जाएंगी या ज्यादा संख्याओं के पहाड़े से कट जाएंगे, वो होती है बेटा भाज्य संख्याएं। उम्मीद है समझ में आया होगा। जैसे एक और बताते हैं, जैसे बेटा 15 भाज्य अभाज्य। पहले ये देखो, अगर केवल 2 संख्याओं से ये 15 कटे तो ये होगा अभाज्य, और 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं से कटा तो ये पक्का बेटा अभाज्य होगा। जैसे देखो 15 1 के पहाड़े में भी आता है, 15 बेटा 3 के में भी आता है, 15 5 के में भी आता है, और 15 जो है बेटा वो 15 के में भी आता है। तो बताओ कितनी संख्याओं के पहाड़े में 15 आता है? तो 15 कैसी होगी बेटा? भाज्य। तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 2 या 2 से अधिक पहाड़े या संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो बेटा ये सवाल में हमें यही बताना है, एक संख्या तो हमें ये दे रखी है और एक संख्या ये लंबी चौड़ी दे रखी है, और बताना है कि ये भाज्य तो है पर क्यों है, कारण लिखना है। तो देखते हैं चुप क्यों होगा बेटा सवाल, टेंशन क्यों ले रहे हैं जब तक हमें। तो देखो बड़ा सिंपल से, पहले तो आप एक बात समझिए बेटा, पहली संख्या और दूसरी संख्या 2 जगह संख्या दे रखी, हम पहली संख्या उतारते हैं। देखो बेटा हम यहां लिखते हैं प्रथम संख्या। प्रथम संख्या क्या दे रखी है बेटा उतारो, 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस के भी 13। तो इसे बेटा पहले हम थोड़ा सा हल करेंगे। अब ये हल कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छी तरीका। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन संख्याओं में कितनी पार्टियां हैं, पार्टी का मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन वाली पार्टियां, पार्टियों का मतलब है बेटा कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं। तो जब ये पद पता चल जाएगा तब उसमें से हम निकाल पाते बेटा कॉमन। जैसे अगर आप ध्यान दें तो इसमें 2 पार्टियां हैं। अब आप सोचे 2 पार्टियां कैसे, 1 2 3 4 है। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, गुणा कभी भी पार्टियों को नहीं बनाता है। गुणा का निशान पार्टियों को अलग करेगा आपका प्लस और आपका माइनस, केवल प्लस माइनस ही पार्टियों को बनाता है। तो देखो यहां से लेके यहां तक, जब बेटा यहां से लेके यहां तक कहीं प्लस दिखा नहीं है, माइनस दिखा नहीं है, पर यहां है। तो बेटा ध्यान से देखो, एक पार्टी ये हो गई। गुणा में कितनी भी लंबी संख्या हो वो हमेशा एक पार्टी मानी जाएगी। ठीक है बेटा? हाँ, अब ये भी मत समझना कोई पास हो गया तो उसकी पार्टी दे रहे हैं पार्टी। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, ये गुणा में जितनी भी संख्याएं रहेंगी ये एक टर्म, एक पद, एक पार्टी हम समझेंगे। और पार्टियों को अलग कौन करता है? अरे बोलो भाई, प्लस और माइनस। तो बेटा यहाँ प्लस था इसीलिए इधर वाली हो गई एक पार्टी और इधर वाली हो गई दूसरी। जब पार्टी 2 या 2 से ज्यादा हो तो आपको भी पता है बेटा उसमें से हम निकाल सकते हैं कॉमन। बहुत अच्छी बात है। कॉमन क्या होता है? जो दोनों पार्टियों में एक सी संख्या उसे बाहर निकाल लो। तो बेटा देखते हैं, तो इन दोनों पार्टियों में एक सी संख्या कौन सी है? इन दोनों पार्टियों में एक सी संख्या है बेटा 13। तो 13 को बाहर निकालो। 13 को हमने निकाला बाहर कॉमन। तो जब 13 को बाहर बेटा कॉमन निकालेंगे, वो कॉमन बाहर गुणा में आता है। जी बात हमेशा याद रखना, बाहर जो कॉमन निकालते हैं वो हमेशा गुणा में होते हैं। आप चाहे यहाँ गुणा का निशान ना लगाएं, केवल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो देखो बेटा पहली पार्टी में से 13 निकले, दोनों जगह से निकलते हैं याद रखना। इसमें से 13 निकले तो बचा क्या बेटा? 7 गुणा 11, क्योंकि यहां से 13 तो बाहर आ गए। दोनों पार्टियों से 13 कम होंगे
पर बाहर एक ही बार लिखा जाएगा। तो बेटा देखो इस पार्टी से 13 बाहर आए तो ब्रैकेट में क्या बचा 7 गुणा 11। अब प्लस का निशान ऐसे ही लगाया। बेटा ये भी 13, ये जो दूसरी पार्टी है इसमें से भी 13 बाहर चले गए। तो अब यहाँ क्या बचा, है ना। आप सोचते होंगे बच्चे 13 तो निकल गए बाहर तो कुछ बचा ही नहीं। सही बात है, लेकिन बेटा हमेशा एक बचता है। ये जो 13 निकालते हैं इससे भाग की जाती है। तो जब 13 से 13 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 1। या फिर आप ऐसे समझ लें, जब दोनों में से कॉमन निकलेगा तो यहाँ से 13 निकल गए। इस पार्टी में तो 7 और 11 बचे थे, पर यहाँ पर 13 अकेले थे। जब ये बाहर निकले बेटा दोनों जगह से कम होंगे पर बाहर एक ही बार आएंगे। जब यहाँ से 13 बाहर आएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इस ब्रैकेट को हल करते हैं, आंसर लेके आते हैं। देखो बेटा 13 तो ऐसे ही रखा, गुणा ब्रैकेट में हल करो। 11 की गुणा 7 से करो, बॉड मास के अनुसार पहले गुणा होगी। तो 11 सत्ते 77 कितने हो गए बेटा 11 सत्ते 77, एक ऐसा ही रहने दो अभी प्लस का। अब इसे जोड़ लो तो बेटा ये हो गए 13 गुणा 77 और 1 78। अब आप एक बात बताओ बेटा, अगर आप इसकी गुणा करेंगे तो गुणा करके भी कोई संख्या आएगी, और वो संख्या जब उस संख्या में 13 और 78 आ रहे हैं तो वो संख्या 13 से भी कटेगी। जो इन दोनों को जब आप गुणा करके संख्या लेके आएंगे वो संख्या 13 से भी कटेगी, वो संख्या 78 से भी कटेगी, क्योंकि जिनकी गुणा करके जो संख्या लाते हैं वो उससे तो कटती है। जैसे मैंने कहा 2 गुणा 5 है बेटा, और इसकी गुणा करके अगर मैं 10 लेके आऊं तो इसका मतलब है ये 10 2 के पहाड़े से भी कटेंगे और 5 के पहाड़े से भी कटेंगे। मतलब वो संख्या जिन जिन अक्षरों से मिलकर बनी है वो संख्या उससे तो कटेगी ही कटेगी। जैसे 15 है बेटा, 15 किन के मिलने से बने 3 गुणा 5 के, तो ये 3 के पहाड़े से भी कटेगा 5 के भी। तो अगर मैं 13 और 78 की गुणा कर दूं तो जो भी संख्या आएगी बेटा वो 13 के पहाड़े से भी कटेगी और 78 के भी। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, अब ये संख्या जो गुणा करके आएगी वो 13 से भी कट रही है, 78 से भी कट रही है, और इस 78 में जो 78 हैं वो 6 से भी कट रहे हैं, वो 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, वो 13 के में भी आएंगे, 13 6 78, वो 6 के पहाड़े में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि बेटा ये जो संख्या है वो कई पहाड़ों से कट रही है। 13 से भी, 13 से 13 तो कट ही रहे हैं, 78 भी 13 से कट रहे हैं, अर्थात जो 78 हैं वो 6 से भी कट रहे हैं। और मैंने क्या बताया था बेटा, भाज्य संख्याएं कौन होती हैं, जो 2 या 2 से अधिक, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटती है, बल्कि 2 से अधिक ही से कटेंगी बेटा, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, कट जाती हैं, तो वो संख्याएं भाज्य हो जाती हैं। तो ये संख्याएं बेटा 13 से भी कट रहा है, ये 78 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो इसकी जो गुणा करके आएगी वो भी इन सब से कटेगा। तो ये संख्याएं कौन हुई बेटा, भाज्य संख्याएं। तो हम क्या लिखेंगे, प्राप्त संख्या या दी हुई संख्या, क्या लिखेंगे बेटा, प्राप्त संख्या या दी हुई संख्या। हम यह लिखते हैं प्राप्त संख्या, चूंकि प्राप्त संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है। प्राप्त संख्या 2 से अधिक लिखें बेटा, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है, संख्याओं से। प्राप्त संख्या कौन सी प्राप्त, जो इनकी गुणा करके लाएंगे। प्राप्त संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, विभाजित हो जाती है, हो जाती है, अतः संख्या भाज्य है। अतः संख्या कैसी बेटा, भाज्य है। तो यही कारण है, ये पूछ रहे हैं ना भाज्य क्यों है। तो बेटा जब ये प्राप्त जो संख्या है वो 2 या 2 से अधिक पहाड़ों से कट जाएगी, 2 तो रखी नहीं, 2 से अधिक पहाड़ों से बेटा कट रही है, तो ये संख्या कैसी हो गई, भाज्य। देखो इसकी गुणा करके जो आएगा वो 13 से भी कटेगा, ये भी 13 से कट रहा है, ये 6 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। तो जितनी भी संख्याओं से ये कट रहा है, कटने मतलब विभाज्य हो रहा है, भाग दी जाएगी इसमें, तो वो संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य। तो मैंने कहा था प्राप्त संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है, अतः संख्या क्या है, भाज्य। बताओ बेटा जी समझ में आया या नहीं आया, आया था। तो बढ़ते हैं दूसरी संख्या की तरफ।
अब इसे भी ऐसे ही करेंगे, और अगर जो संख्या मिलेगी वो 2 से अधिक पहाड़ों से कट रही है, विभाजित हो रही है, तो वो संख्या विभाज्य संख्या होगी। देखते हैं बेटा, उतार नोट करो जल्दी से। कर लिए नोट? देखो बेटा, अब हम उतारते हैं द्वितीय संख्या। जब इस ऐसे ही रहने देते हैं, अब हम उतारते हैं बेटा द्वितीय संख्या। तो देखो द्वितीय संख्या थोड़ी सी बड़ी है, तो यहाँ से उतारते। द्वितीय मतलब दूसरी, जो हमारे पास दे रखी है। तो बेटा द्वितीय संख्या क्या है? 7 6 5 4 3 2 1। 7 से 1 तक लिखो पहले। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और फिर प्लस का है बेटा 5। तो ये संख्या हमें पता करना है, भाज्य या अभाज्य। और वैसे भी इन्होंने भाज्य क्या रखा है, बस आपको कारण बताना है भाज्य क्यों है। तो देखते हैं। अरे बेटा ध्यान से देख लो, अच्छा लग रहा है ना? और तो समझो। देखो कितनी पार्टियां हैं, बताओ भाई कितनी पार्टियां हैं? 2। बहुत अच्छे। देखो मैंने कहा गुणा कभी भी पार्टियों को अलग नहीं करती। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्टी, और एक पार्टी है, ये पार्टियों में से निकलेगा कॉमन, तो एक सी कौन है? 5। बहुत अच्छे। तो बेटा 5 हम बाहर निकालेंगे गुणा में। तो यहाँ से देखो ये वाले 5 बाहर आ गए, तो इस पार्टी में क्या बचा? 5 तो बाहर आ गए बेटा, गुणा में ही निकलता है। तो यहाँ बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और प्लस इस पार्टी में एक ही 5 था बेटा, और वो भी 5 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा बेटा? 1। यहाँ से भी 5 बाहर आ गया, और यहाँ से भी बाहर आ गया। यहाँ से जो 5 बाहर आया बेटा, 7 बचे 6 4 3 2 1। यहाँ कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो हमारे प्यारे रसगुल्ले बताएंगे क्या बचा? 1 बचा। बहुत अच्छे। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे। देखो 5 गुणा, अंदर हल करो, 7 छंग 42, 2 करके कर लो। 7 छंग 42, 4 तियां 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। देखो बेटा इन दोनों की गुणा करी पहले, 7 छंग 42, फिर इनकी करी 4 तियां 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, और ये जो प्लस का 1 है ना बेटा, इसे ऐसे ही रहने दो। अब फिर अंदर हल करो पहले, 5 गुणा 42 की और 24 की गुणा करो, अलग करके देखो बेटा। 42 और 24 अलग करके देख लिया करो। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 का पहाड़ा पढ़ लिया। अब 2 का पढ़ो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, जोड़ो 8 के 8 बेटा, 6 4 10, 10 का 0 हासिल 1। 8 के 8, 6 4 10 का 0 हासिल 1। तो 1 और 1 2, 2 और 8 10, कितने होंगे बेटा? 1008। इनकी गुणा जब करी तो होगा 1008। देखो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, जोड़ो 8 का 8, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 1 8 9 और 1 10, 1008। प्लस का 1 ऐसे ही रखा बेटा। अब देखो क्या करेंगे, 5 ऐसे ही रखा, गुणा, इसे जोड़ो, 1008 और 1 हो गए 1009। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर है 5 गुणा 1009। अब अगर मैं इसकी गुणा भी कर दूं तो गुणा करके जो भी आएगा वो, ये तो पक्का है बेटा कि वो एक तो गुणा करके जो भी, देखो जिन संख्याओं की गुणा हम करके करते हैं तो उन संख्याओं से वो संख्या जरूर कट जाती है। तो ये जब 5 की और 1009 की हम गुणा करेंगे बेटा, तो वो जो संख्या आएगी वो 5 के पहाड़े से भी कटेगी, और वो कुछ नहीं तो 1009 के से तो कटेगी ही कटेगी, क्योंकि 1009 से तो बनी रही वो संख्या। तो वो 5 से भी कटेगी, 1009 से भी कटेगी, और 1 के पहाड़े से भी कटेगी। तो बताओ बेटा कितने पहाड़े हो गए जिनसे वो कट रही है? 3। कौन कौन से? 5, 1009 और 1 के पहाड़े से 5 भी कटेंगे, 1009 भी। तो अब ये बताओ, ये 2 से ज्यादा संख्याओं से कट रहा है, नहीं कट रही संख्या? कट रही है बेटा। तो जब 2 से ज्यादा संख्याओं से कटेगी तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। तो देखो ये 5 से भी कट रही है, 1009 से भी कट रही है, और जो गुणा करके लाएंगे वो भी 5 से कटेगी, 1009 से भी कटेगी, और 1 से भी कटेगी। तो संख्याएं हो गई 3। तो 3 से कट रहा है, मतलब 2 से अधिक है, और जो संख्याएं 2 से अधिक कटे वो क्या होती है बेटा? भाज्य संख्याएं। तो इसमें भी यही लिखना था, इसीलिए हटाया नहीं। देखो प्राप्त संख्या, इनकी गुणा करके जो प्राप्त करेंगे उसकी बात हो रही है, और गुणा करके भी क्या करना, ऐसे ही रहने दो, कटेगी तो वो भी। प्राप्त संख्या
दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है। विभाजित का मतलब बेटा कट जाती है। प्राप्त संख्या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है, अतः संख्या भाज्य है। कैसी है बेटा? भाज्य है। दो से ज्यादा संख्याओं से कट जाए तो वो संख्या भाज्य हो जाती है। अब हमें ये बताओ, ये सवाल आपको समझ में आया नहीं आया? अगर ना आया हो आप कोचिंग में आके एक नहीं 20 बार पूछें, वैसे मेरे हिसाब से आ गया हो। अगर आप ये समझते हो गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बेटा गुणा इसीलिए नहीं कर रहे हैं, गुणा करके हमें करना क्या? अगर मान लो गुणा कर भी देते हैं, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, मान लो यहाँ कर देते हैं इसकी गुणा, 5 नेम 45, 5 का जीरो में पढ़ेंगे तो बेटा 0, 5 एकम 5। अगर हम गुणा कर भी देते तो गुणा करके आया बेटा 1009 की गुणा 5 से करी तो 5045। अब ये देखना है कि जो 5045 आया है ये दो से ज्यादा संख्याओं से कट रहा है नहीं, तो बेटा ये 5 से मिलके बनाया तो 5 से तो पक्का कटेगा, ये 1009 से मिलके बनाया तो 1009 से भी कटेगा, और ये 1 के पहाड़ी से भी कटेगा। तो संख्याएं हो गई 3, और भी संख्याओं से ही कट सकता है। मैंने केवल दो से ज्यादा आपको बता दी, 1 से, 5 से और 1009 से। तो बेटा अगर कोई भी संख्या दो से ज्यादा संख्याओं से कट जाए तो आप समझ जाना वो भाज्य है। ये खुद कह रहे हैं बेटा संख्या भाज्य है, लेकिन हमें ये बताना है कि वो क्यों भाज्य है। तो ये था क्यों का आंसर, क्योंकि वो दो से ज्यादा संख्याओं से कट रही है इसीलिए वो संख्या भाज्य है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कीजिए बेटा, करते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। ठीक बेटा, अब करते हैं प्रश्न नंबर 11। और जितने भी बच्चे प्रश्न नंबर 11 को देखकर ये सोच रहे हैं कि ये सवाल तो हम पे होगा ही क्योंकि ये कठिन है, तो बेटा याद रखें कई बार कोई भी चीज देखने में कठिन होती है लेकिन हल करने में उतनी ही सरल। सवाल बहुत बड़ा है पर ये हम विश्वास दिलाते हैं चुटकियों में होगा सवाल। सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दीजिए, उसके बाद तुम ही करोगे। देखें सवाल कितना अच्छा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। जैसे कोई खेल का मैदान है बेटा, वृत्ताकार का मतलब गोल गोल, वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब रास्ता। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ मतलब रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगा रहे हैं कौन? सोनिया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। बेटा रवि को कितने मिनट लगे? 12, और सोनिया को कितने लगे? 18। रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि तेज दौड़ गया भाई, सोनिया हल्के। सोनिया को कितने मिनट लगे? 18। रवि को कितने लगे? 12। तो रवि तेज दौड़ गया भाई। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। उन्होंने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं, तुम बहुत तेज दौड़ रहे हो ना, 18 मिनट हो सकता है तुम झूठ बोलती हो। रवि से कह रही सोनिया तुम 12 मिनट में दौड़ जा रहे हो, तुम झूठ बोल सकते हो। अब कि अपने दोनों लोग एक साथ खड़े होते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। ऐसा नहीं मैं इधर जा रहे हैं तुम इधर, एक ही तरफ दौड़ते हैं। तो जब एक ही तरफ दौड़ते हैं एक ही साथ, वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, दौड़ते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों एक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक मतलब जहां से वो चले थे, कितने समय बाद वो लौट के दोनों एक ही स्थान पर आ जाए? अब आप सोचते हो कि वो तो साथ साथ आ जाएंगे, तो नहीं बेटा, सोनिया चल ही इतने हल्के रही है कि उसे एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, और रवि चल ही इतना तेज रहा है कि उसे 12 मिनट लग रहे हैं। तो अगर वो साथ साथ भी चलेंगे तो सोनिया धीरे चल रही है, उसे 18 मिनटों में चक्कर पूरा करेगी, और रवि कितने में? 12 में। तो अब ये बताओ, एक टाइम ऐसा आएगा भाई, कोई तो टाइम आएगा कि वो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर वो दोनों फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, फिर से एक ही जगह पहुंच जाएंगे। तो हमसे कह रहे हैं वो टाइम कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर यानी कि पहले वाले स्थान पर मिलेंगे। तो बेटा बहुत इजी सवाल है, बस पहले दोनों का लिखते हैं टाइम। देखो गिवन है हमारे पास, गिवन का मतलब दिया है। क्या दिया है? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने। तो हम लिखेंगे
एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में सोनिया को, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय, कितना समय लगा बेटा? बराबर 18 मिनट, बराबर 18 मिनट। ये गिवन है बेटा, दिया है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, कितना समय लगा? 18 मिनट। तथा रवि को जो लगा है वो भी बेटा लिखो, रवि को कितना लगा है? 12 मिनट। तो हम लिखेंगे तथा रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, लगाने में लगा समय, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना लगा बेटा? 12 मिनट। कितना लगा? 12 मिनट। रवि एक चक्कर 12 मिनट में कर देते हैं कंप्लीट, और सोनिया एक चक्कर 18 मिनट। देखें, आप यहाँ सोनिया को पहले भी लिख सकते हैं, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, या एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, बात बेटा एक ही, ऐसा ना समझे यहाँ रवि पहले ले लिए, सोनिया बाद में। देखें, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय कितने बेटा? 18 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितने? 12। अब ये पूछ रहे हैं कितने समय बाद वो एक ही जगह पर, यानी कि पहले वाली जगह पर वापस आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों में सिर्फ और सिर्फ LCM यानी कि लासा लिया जाता है। हो गया ना जी? ऐसे सवालों में हमेशा लासा लिया जाता है, और जब आप ऐसे सवालों में लासा ले लेंगे, जो लासा आता है वही आपका आंसर बनने वाला है। करते देखिए ध्यान से। तो किस किस का लासा लिया जाएगा? 18 और 12 का। तो कैसे लासा लेना बताया था बेटा? लगाते हैं। सबसे पहले हम 18 के फैक्टर करेंगे। किसके करेंगे बेटा? 18 के। ऐसे तो बताया था। तो 18 के फैक्टर करो। 2 से काटो 2 नेम 18, 3 से काटो 3 तियां 9, फिर 3 एकम 3। अब 12 को करो बेटा। तो 12 कितने हो जाएंगे? 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। ये करना हमने आपको पहले ही बता दिए। फिर क्या करते हैं बेटा? फिर हम लिखते हैं यहाँ पर 18 को यहाँ लिखा बराबर, फिर हम लिखते हैं 12, 12 को यहाँ लिखा बराबर। अब इन दोनों के फैक्टर जो आए वो लिखो बेटा। 18 कितने आए? 2 3 3, तो यहाँ लिखो 2 गुणा 3 गुणा 3। और 12 के कितने आए बेटा? 2 2 3, तो यहाँ लिखो 2 2 और 3। तो जब हम इनका लासा मतलब LCM निकालेंगे तो बेटा LCM कितना आएगा? LCM जो आएगा, क्या बताया था? तुम ही बताओगे जो हंस रहे हो बेटा। हाँ बताओ आएगा क्या? आ रही है मैथ समझ में, है ना? चलो ठीक। देखो बेटा LCM क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो जोड़ा बन जाए, जैसे ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 2 का बन गया, उसमें से तो एक एक अक्षर निकाल लो, और जो ना बने वो सब लिख लो। जैसे ये बेटा 2 का बन गया, इसमें से 2 निकाल लिए, ये 3 का बन गया, ये भी 3 निकाल लिए। अब बचे क्या? ऊपर 3, वो भी लिख लो। नीचे क्या बचे? 2, वो भी लिख लो। जिसका बेटा जोड़ा बन गया उसमें से एक अक्षर निकलेगा, और जो बचे ऊपर नीचे वो भी दोनों लिख लो। ऊपर 3 बचे थे, 3 लिख लिए, 2 बचे थे, 2। आपस में कर दो उनकी मल्टीप्लाई मतलब गुणा। देखो बेटा 2 तियां 6, 6 तियां 18, और 18 दूनी 36। ऐसे भी कर लो। 2 तियां 6, 6 तियां 18, 18 दूनी 36। किसी भी प्रकार करेंगे ये आएगा आपका 36। तो ये जो 36 आया है मेरे प्यारे बच्चों, ये समय किस में दे रखा था? मिनट में। तो इसका मतलब है सोनिया और रवि 36 मिनट कह रहे हैं कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बेटा 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अच्छी सी लाइन लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बेटा अतः। क्या लिखेंगे? अतः। जो यहाँ पर है वो सब लिख दो। कितने की जगह?
कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो लिखेंगे अतः वे दोनों, या ऐसा लिख लो अतः 36 मिनट बाद, अतः 36 मिनट बाद वे दोनों, अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः, अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये हो गया बेटा आपका आंसर। सबसे पहले जो दे रखा है वो पढ़ते हैं। सोनिया 10 मिनट में एक चक्कर लगाती, तो हमने लिखा एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय 18 मिनट लगाती है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय 18 मिनट, और रवि कितने मिनट में कर देता है एक चक्कर पूरा? 12 मिनट में। तो हमने लिखा तथा रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। अब बेटा 18 और 12 के हमने फैक्टर किए और हमने उसका निकाला लासा, मतलब एलसीएम। ऐसे सवालों में बेटा एलसीएम ही निकाला जाता है। वो आया आपका 36। तो वही समय है जिसके बाद वो दोनों मिलेंगे। तो हमने लिखा अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब एक बात बताओ बेटा, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11, इन तीनों सवालों में कहीं कोई दिक्कत तो ना रहे? एक बार ना समझ में आए बेटा दोबारा देख लेना, क्योंकि थोड़े से सवाल जो हैं वो कठिन तो नहीं कह सकते, बस थोड़ी लैंग्वेज कठिन दे रखी है, इसलिए आपको थोड़ा कठिन लगता होगा। ये देखो कितना सरल निकला, आपको ये लग रहा था केवल कठिन। तो उम्मीद है ये पूरे अच्छे से समझ में आए होगा, तीनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके जो अगले सवाल हैं वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल बारीकी से एक तरफ से सवाल को आप पढ़ते जाइए, ऐसा कोई सवाल होगा ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। और हाँ, आप लोग सभी वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, इसलिए थैंक यू वेरी मच। और ये देखते रहें जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। और मैथ्स जो होती है बेटा वो प्रैक्टिस के लिए होती है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अब मैंने 11 सवाल करा दिए, तो बेटा आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए इन 11 सवाल की कि अगर इनमें से कोई भी बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपका छूटे नहीं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।